डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम BA फाइनल ईयर की सेकंड बुक शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो सेकंड बुक है उसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। भारतीय संस्कृति के मूल आधार BA फाइनल ईयर की सेकंड बुक रहेगी। इसके अंतर्गत हम जिन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वह निम्नलिखित रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ सिंधु और वैदिक धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, इसके अलावा पौराणिक धर्म की विशेषताएं फर्स्ट यूनिट के अंदर ये टॉपिक रहेंगे जिसका अध्ययन किया जाएगा। इसी प्रकार सेकंड यूनिट के अंतर्गत जिन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वह है वर्णाश्रम व्यवस्था, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार तथा पुरुषार्थ की अवधारणा। इसके अलावा प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इसके बारे में जानकारी हम सेकंड यूनिट के अंदर प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तीसरी यूनिट के अंतर्गत महाकाव्यकालीन संस्कृति का महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही गुप्त काल में हुए विज्ञान की उन्नति के बारे में जानकारी थर्ड यूनिट में ही प्राप्त की जाएगी। कालिदास व तुलसीदास की भारतीय समाज को क्या देन रही है, तो ये टॉपिक भी तीसरी यूनिट के अंतर्गत रहेगा। इसी प्रकार चौथी यूनिट के अंतर्गत सिंधु और मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा गुप्तकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन स्थापत्य कला और राजपूत चित्रकला की विशेषताएं, ये जो टॉपिक हैं चौथी यूनिट के अंतर्गत रहेंगे। इसी प्रकार पांचवी यूनिट के अंतर्गत भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, उसका प्रभाव, सूफी आंदोलन की विशेषताएं एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। इसके अलावा भारतीय समाज और संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज, आर्य समाज का भारतीय समाज को क्या देन रही है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की सामाजिक और धार्मिक विचारों में क्या योगदान रहा, इन सब बातों की जानकारी पांचवी यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति के मूलाधार, जो कि BA फाइनल ईयर की सेकंड बुक रहेगी। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वह है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो जैसा कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत जो है एक अत्यंत ही समृद्धशाली देश रहा है। भारतीय संस्कृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अजर अमर कही जा सकती है। अतः यह मानव समाज की एक अमूल्य धरोहर है, अर्थात विरासत है। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियां में केवल भारतीय संस्कृति को ही अमर माना गया है। अन्य सभी जो संस्कृतियां थी, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मिस्र, ईरान, यूनान, रोम की प्राचीन संस्कृतियां समय के प्रवाह में न जाने कहाँ खो गई हैं। अब मात्र केवल उनके अवशेष ही रह गए हैं। किंतु भारतीय संस्कृति कई हजार वर्षों तक काल के करूर थपेड़ों को सहती हुई आज भी अपने
गुणों के साथ जीवित है। भारतीय संस्कृति को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल इस महाद्वीप भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सी असभ्य जातियों को भी उसने सभ्य बनाने में योगदान दिया है। तो इस प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है प्राचीनता एवं स्थायित्व, सेकंड है आध्यात्मिकता, 3 नंबर पे सहिष्णुता की प्रवृत्ति जो कि भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता है। इसी प्रकार अनुकूलनशीलता, स्वाधीनता, ग्रहणशीलता, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ की अवधारणा, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, ऋण एवं यज्ञ, संस्कारों का आयोजन और विविधता में एकता भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले है प्राचीनतम एवं स्थायित्व। तो भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। इसका स्थायित्व आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि अन्य संस्कृतियां मिस्र, एसीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी आदि काल के प्रवाह में न जाने कहाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा अन्य भी संस्कृतियां रही जो कि समय के साथ नष्ट हो गई है। अब उनके केवल अवशेष मात्र ही रहे हैं। यूनानी धर्म का आज कोई भी अनुयायी यहाँ नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अजर अमर है, चूंकि ये प्राचीन है लेकिन स्थायित्व का गुण लिए हुए है। आज भी हमारे भारतीय समाज में यज्ञ, हवन आदि का आयोजन होता रहता है। मंत्र उच्चारण विधियों का प्रयोग ब्राह्मणों के द्वारा आज भी किया जाता है। विवाह आदि के अवसर पर अनेक प्रकार के विधि संस्कार आयोजित आज भी किए जाते हैं। हजारों वर्ष के उपरांत भी आज भी पुनर्जन्म, धार्मिक संस्कार, आध्यात्मिकता आदि के सिद्धांत आज भी अनुजीवित हैं। आज भी जो स्त्रियों का आदर्श है वह सीता, सावित्री और पार्वती मानी जाती हैं। अतः आज भी भारतीय संस्कृति जो है वो स्थायित्व का गुण लिए हुए है और अपने इन्हीं गुणों के कारण ही जो भारतीय संस्कृति है वह अजर अमर मानी गई है और अपना जो अस्तित्व है आज भी कायम किए हुए है। दूसरा है विशेषता जो इसकी आध्यात्मिकता। तो भारतीय समाज में अध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है। भारतीय समाज में केवल सांसारिक भोग विलास को ही जीवन का ध्येय नहीं माना गया है। आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर के महत्व को सदैव ही स्वीकार किया गया है और आध्यात्मिकता को ही सर्वोपरि आनंद माना गया है। अर्थात भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ के जो लोग हैं अध्यात्मवादी हैं, अर्थात ईश्वर परमात्मा में उनकी आस्था है और वह उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट है सहिष्णुता। 3 नंबर है सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी सहिष्णुता प्रवृत्ति का होना भी है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों और संप्रदायों के साथ यहाँ अच्छा व्यवहार किया जाता है। अर्थात यहाँ सभी धर्मों को एक समान रूप से आदर भाव दिया जाता है। किसी भी धर्म विशेष के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष भारतीयों में नहीं पाई जाती है।
भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियों का आगमन हुआ था और जो संस्कृतियाँ जो अनेक भारत में आई थी उन्हें भी फलने फूलने का यहाँ पर पूरा अधिकार दिया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध न जाने कितने धर्म भारत में प्रचलित हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की इन्हें पूरी स्वतंत्रता है। भारत एक सहिष्णु देश है जहाँ पर सभी धर्मों के साथ आदर और सम्मान का भाव रखा जाता है, न कि किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव। इसी प्रकार सभी धर्म अपनी अपनी विशेषताएं भारत में लिए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित होकर जो जातियाँ बाहर से आई थी, यहूदी, सीरियन, ईसाई, पारसी आदि ने भी भारतीय समाज में उन्हें शरण ली है और भारतीयों ने इनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया है। नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता। की प्रवृत्ति। तो भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता रही है वह अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति है। तो भारतीय समाज ने सदैव ही परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित किया है। परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात समाज परिवर्तनशील है। जब जब मनुष्य की इच्छाएं, आवश्यकताएं बदलती हैं तो समाज भी बदल जाता है। जैसे वैदिक युग में धर्म जो था यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान रहा है। इस अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय समाज का जो स्वरूप है वो बिगड़ा नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप में परिवर्तित जरूर हुआ है। हमारे आचार विचार, परिवार, जाति, धर्म, संस्थाएं सभी समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही हैं और अनुकूलनशीलता की इस प्रवृत्ति के कारण ही जो भारतीय संस्कृति है वह अजर अमर कही जाती है। नेक्स्ट है सर्वांगीणता। तो सर्वांगीणता भी भारतीय समाज और संस्कृति की एक विशेषता है। तो भारतीय समाज का संबंध समाज के सभी पक्षों से रहा है और इसके निर्माण में समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियों पर बल दिया गया है, जिसका लक्ष्य सर्वभवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी रहें, रोग रहित रहें। इसी से भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थों को महत्व दिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ है और इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिनमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम संन्यास आश्रम जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए है। संन्यास आश्रम के अंतर्गत इसमें व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार सर्वांगीणता का गुण भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है। नेक्स्ट है ग्रहणशीलता। तो ग्रहणशीलता जो ग्रहणशीलता है यह भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत भारतीय समाज ने सभी नवीन तत्वों को अपने में समाहित करके उनके साथ आत्मसात किया है, क्योंकि यदि ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति समाज में नहीं होती तो यह न जाने कब का नष्ट भ्रष्ट हो चुका होता। शक, हुन, कुषाण, मंगोल, तुर्क यहाँ पर काफ़ी समय तक लड़ते झगड़ते रहे
और अंत में ये भारतीयों के साथ ही घुल मिल गए और उन्होंने यहाँ की धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को इन्होंने अपना लिया और उनके साथ आत्मसात कर लिया। तो इस प्रकार ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय समाज है, संस्कृति है, ये आज भी अपने गुणों के साथ जीवित रही है। नेक्स्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण प्लस आश्रम मिलकर वर्णाश्रम व्यवस्था बनती है। यह भारतीय समाज और संस्कृति की एक मुख्य विशेषता कही गई है। तो भारतीय समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्णों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और वर्णों के अनुसार ही इनका कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, शिक्षा प्रदान करना, दान लेना और दान देना। जबकि क्षत्रियों का जो कार्य है वह राज्य की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में वीरता दिखाना। जबकि वैश्यों का जो कार्य है वह कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय को करना बताया गया है। जबकि शूद्रों का जो कार्य है वह इन 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया है। इसी प्रकार वर्णों के साथ साथ आश्रमों का विभाजन भी भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता रही है। तो भारतीय विचारकों और ऋषि मुनियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया है और 4 आश्रम निर्मित, जिनमें प्रथम है ब्रह्मचार्य आश्रम, नंबर 2 पर है गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 पर है वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 पर है संन्यास आश्रम, जो कि मुक्ति का एक आश्रम है। तो 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम की जो आयु है 0 से 25 वर्ष रखी गई है, जबकि गृहस्थ आश्रम की जो आयु है 25 से 50 वर्ष निर्धारित है। वानप्रस्थ आश्रम की आयु जो है वो 51 से लेकर 75 वर्ष तक रखी गई है और अंतिम जो आश्रम है 76 से लेकर 100 जो है वो संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित है। तो इस प्रकार 4 आश्रम हैं। ये चारों आश्रम व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं और इन आश्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वह है 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। तो अगला जो भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता है वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। तो पुरुषार्थ जो है भारतीय समाज और संस्कृति की एक मुख्य विशेषता रही है। पुरुषार्थ सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन के 4 आधार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ है। धर्म जो है नैतिक दायित्वों से संबंधित है। अर्थ में वे सभी साधन आ जाते हैं जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा जबकि काम जीवन के आनंद से संबंधित है। काम के अंतर्गत विवाह कर परिवार की स्थापना की जाती है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और मोक्ष के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर में लीन हो जाता है।
और उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है अंतिम पुरुषार्थ के अंतर्गत। सभी पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज के अंदर अनुशासन में रहना सिखाते हैं और अपने दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा जो है पुरुषार्थ के द्वारा ही मिलती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत तो भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आज भी मान्य है, क्योंकि जो भारतीय समाज है कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने पर बुरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सद्कर्म करने चाहिए और मानव कल्याण के प्रति उसे कार्य करना चाहिए। मानव धर्म ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर माना गया है, जो कि कर्मों के अनुसार फल भोगती है अर्थात अगली योनि में जन्म लेती है। तो मरने के उपरांत व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा यह उसके पिछले कर्मों पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो भारतीय समाज और संस्कृति की एक मुख्य विशेषता समझी गई है। नेक्स्ट है ऋण एवं यज्ञ। ऋण एवं यज्ञ ये भी भारतीय समाज और संस्कृति की एक मुख्य विशेषता मानी गई है। ऋण इनकी संख्या 3 है। ऋण इनकी संख्या 3 है। पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। ऋणों की संख्या 3 है। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है ऋण और यज्ञ। तो पितर ऋण जो कि संतान उत्पत्ति पर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। पितर ऋण से छुटकारा संतान उत्पत्ति पर पाया जा सकता है, जबकि ऋषि ऋण उतारने के लिए अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से छुटकारा पा सकता है व्यक्ति, जबकि देव ऋण के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ का संपादन कर व्यक्ति देव ऋण चुका सकता है। तो इस प्रकार 3 ऋण की व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति में की गई है, पितर ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितर ऋण संतान उत्पत्ति पर इस ऋण से छुटकारा पा सकता है व्यक्ति, जबकि ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से छुटकारा पाना होता है, जबकि देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार यज्ञ भी भारतीय समाज और संस्कृति की एक विशेषता नहीं है। तो इसके अंतर्गत पंच महायज्ञ पर बल दिया गया है। इसमें है ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 पितर यज्ञ, नंबर 3 देव यज्ञ, नंबर 4 भूत यज्ञ, नंबर 5 इंद्रिय यज्ञ। तो 5 यज्ञ मुख्य रूप से माने गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, इस यज्ञ के अंतर्गत वेदों का अध्ययन अध्यापन सतत प्रयासों से अपने ज्ञान की वृद्धि करना आता था। इस यज्ञ के उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वयं का और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान का विकास करना होता था ब्रह्म यज्ञ में, जबकि पितर यज्ञ मृतक पुरखों को तर्पण आदि देना इस यज्ञ के अंतर्गत आता था, जबकि देव यज्ञ इसके अंतर्गत अग्नि होम और यज्ञ आता था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना होता था। इसी प्रकार भूत यज्ञ, इसके अंतर्गत घर के पके हुए भोज्य पदार्थ का कुछ भाग अदृश्य और कुछ भाग दृश्य आत्माओं के लिए निकालना इस यज्ञ के अंतर्गत आता था। यज्ञ को संपादित करने के लिए रसोई में पके भोजन को पहले अग्नि को खिलाया जाता था। नेक्स्ट है इंद्रिय यज्ञ। इसे अतिथि सत्कार भी कहा जाता है। अतिथि का आदर करना, सत्कार करना इसे यज्ञ के अंतर्गत शामिल है।
अतिथि के प्रति सम्मान प्रकट करना इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार पंच महायज्ञों का भी होना भारतीय समाज और संस्कृति में आवश्यक समझा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है संस्कार। भारतीय समाज और संस्कृति की एक अन्य मुख्य विशेषता है संस्कार। संस्कारों की संख्या 16 है। संस्कारों की संख्या 16 है। इनमें नंबर 1 है गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 है सीमांतोन्नयन, 4 नंबर पे है जातकर्म, 5 नंबर पे नामकरण, 6 नंबर पर निष्क्रमण, 7 नंबर पर अनाप्राशन, 8 नंबर चूड़ाकर्म, 9 नंबर कर्म वेदन, 10 नंबर पे है विद्या आरंभ, 11 नंबर पर उपनयन संस्कार, 12 नंबर पर वेदारंभ संस्कार, 13 नंबर पर समावर्तन संस्कार, 14 नंबर विवाह संस्कार, 15 नंबर वानप्रस्थ संस्कार और अंतिम है अंत्येष्टि यानी कि मृतक संस्कार। इस प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिसे व्यक्ति के लिए करना आवश्यक समझा गया है। इसी प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति की जो अंतिम विशेषता है वह है विविधता में एकता। तो विविधता में एकता भी भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है। भारतीय समाज में अनेक धर्मों का प्रचलन रहा है। यहाँ अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। सभी जातियों की भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी जब कभी भी कोई संकट देश पर आता है तो सभी जातियाँ एकजुट हो जाती हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा एक ही राष्ट्रीय झंडा है। एकल नागरिकता सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। हमारे भारत का एक ही राष्ट्रगान है, एक ही राष्ट्र गीत है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इसी प्रकार चारों दिशाओं में जो हमारे धार्मिक धाम हैं वो भी समाज के अंदर एकता के सूत्र में पिरोते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में विविधता होते हुए भी एकता पाई जाती है। इसके अलावा भारतीय समाज और संस्कृति की जो अन्य विशेषता है वह भारत के अंदर संयुक्त परिवार प्रणाली का पाया जाना भी है। आज भी भारतीय समाज के अंतर्गत संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 या 3, 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। इनकी संपत्ति सामूहिक होती है। एक ही रसोई घर में बना ये भोजन ग्रहण करते हैं। घर के मुखिया कर्ता का परिवार के सदस्यों पर कठोर नियंत्रण होता है। वही परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है और परिवार के सभी लोग मिलजुल कर उत्सवों और त्योहारों में भाग लेते हैं और इससे स्नेह बना रहता है परिवार के अंदर। तो इस प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति की अनेक विशेषताएं जैसे कि प्राचीनतम एवं स्थायित्व, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता, सर्वांगीणता, ग्रहणशीलता, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ की अवधारणा, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ऋण और यज्ञ की व्यवस्था, संस्कारों का आयोजन, 16 संस्कारों का आयोजन, विविधता में एकता, संयुक्त परिवार प्रणाली, ये भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषता है। इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। इसके साथ ही धन्यवाद।